Good morning, students. In our last class, we have discussed the two derivations in which we have find out the intensity of magnetic field due to a straight current carrying wire as well as the intensity of magnetic field due to a circular coil, right? That two topics we have discussed. Now, we are going to start with our next topic, that is the the force acting on a current carrying conductor kept in uniform magnetic field. अगर मैं एक करंट कैरिंग कंडक्टर को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूँ तो उस पर कितना फोर्स वर्क करेगा, उस फोर्स के लिए हमको एक्सप्रेशन जो है वो फाइंड आउट करना है, राइट? एक the same kind of derivation we have also done in case of electricity, where we have kept an electric dipole in the uniform electric field, right? यहाँ पर हमको डायपोल नहीं रखते हुए एक कंडक्टर रखना है एंड द डिफरेंस विल बी दैट वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करती थी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, राइट? सो मैंने मान लिया कि दिस बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में वर्क कर रही है, राइट? तो अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में वर्क कर रही है तो जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन, राइट? दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे और अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में वर्क कर रही है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा दैट विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन, राइट? दिस थिंग वी कैन कंक्लूड. ऑल्सो यहाँ पर अगर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड में मैं कंडक्टर को रख देता हूँ, मैंने यहाँ पर एक कंडक्टर को रख दिया, लेट द लेंथ ऑफ द कंडक्टर बी L, राइट? एक कंडक्टर वायर हमने यहाँ पर रखा है जिसकी लेंथ हमने मान ली स्मॉल l. देन ये जो एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, उस एंगल को अगर मैं मान लूँ थीटा एंड लेट I be the current that is flowing through the conductor wire. हमने इस कंडक्टर वायर में से जो करंट फ्लो करवाया उसको हमने मान लिया I. तो अब इस केस में ऑब्वियस सी बात है कि इस कंडक्टर पे एक फोर्स वर्क करेगा बिकॉज इट इज बीइंग कैप्ड इन द मैग्नेटिक एज वेल एज द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? सो जो इस पर फोर्स वर्क करेगा दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब कि जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा इस कंडक्टर वायर में से उतना ज्यादा इस कंडक्टर पर फोर्स वर्क करेगा, राइट? गिव इट इक्वेशन नंबर 1. ऑल्सो वन थिंग दैट इज दिस F इज प्रोपोर्शनल टू, जितना ज्यादा करंट F इज प्रोपोर्शनल टू L एज वेल, मतलब कि जितनी ज्यादा लेंथ होगी वायर की उतना ज्यादा जो फोर्स है उस पर वर्क करेगा. अगर वायर छोटा तो फोर्स कम, अगर वायर बड़ा तो फोर्स ज्यादा, राइट? ऑल्सो एक चीज जिस पर ये F डिपेंड करेगा दैट इज B, दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी पर भी जो ये फोर्स है वो डिपेंड करेगा. ऑल्सो दिस F इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा एज वेल. जो एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड और इस कंडक्टर वायर के बीच में बन रहा है उस थीटा का साइनोसॉइडल अगर मैं लूं तो इन चार चीजों पर ये जो फोर्स होगा दैट विल डिपेंड्स, राइट? अगर मैं इन चारों इक्वेशंस को कंबाइन कर दूं सो आई विल गेट F इज प्रोपोर्शनल टू ILB साइन थीटा. और यहां से अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊं तो आई हैव टू इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट हियर एंड दैट कांस्टेंट इज K, सो आई विल गेट F is equals to KILB sin theta, where K is the constant of proportionality. अगर हम SI सिस्टम की बात करें तो SI सिस्टम में इस K की वैल्यू होती है 1, so I will get K is equals to 1 here, so that the expression will become ILB sin theta. This is the value of the force that I am getting here, जो कि किसी कंडक्टर वायर पे लगेगा जब आपने उसको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तब, राइट? और यहाँ पर साइन थीटा आ रहा है. और वेक्टर प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो वेक्टर प्रोडक्ट में साइन थीटा तब आता है जब क्वांटिटीज के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट हो. तो इसका मतलब मैं इसको वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से लिख सकता हूँ I क्रॉस
L cross B, right? So this is the value of the force, this is the vector representation of the force that is being acting on the conductor wire when it is kept in a uniform magnetic field, right? I hope this thing must be clear to all of you. ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा उस फोर्स का जो कि किसी कंडक्टर वायर पर लग रहा है जब आपने उसको इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तब, राइट? अब यहाँ से हमारे पास एक और फोर्स आता है दैट इज कॉल्ड द लॉरेंस फोर्स. सो व्हाट डू वी मीन बाय लॉरेंस फोर्स? लेट अस हैव डिस्कशन ओवर दिस. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय लॉरेंस फोर्स? लॉरेंस फोर्स क्या होता है उसके लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट थिंग वी आर गोइंग टू डिराइव, राइट? सो सबसे पहले समझते हैं कि लॉरेंस फोर्स होता क्या है. जब आपने एक कंडक्टर वायर को एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया, राइट? सपोज वी हैव प्लेस्ड अ कंडक्टर वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड और ऑल्सो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो रही है क्योंकि जो वायर है वो कंडक्टर वायर है और उसमें से जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो ऑब्वियसली उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरेट होगी, राइट? सो इस तरह का कंडक्टर वायर अगर इस तरह की किसी फील्ड में प्लेस्ड है तो उस पर डेफिनेटली एक फोर्स वर्क करेगा एंड दैट फोर्स दैट इज बीइंग एक्टिंग ऑन दैट कंडक्टर वायर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दैट फोर्स इज सेड टू बी द लॉरेंट्ज फोर्स, राइट? उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? लॉरेंट्ज फोर्स. So we can say that when a current carrying conductor wire is kept in a magnetic field, then the force will act on it and the value of this force can be given by the expression that we have just derived, that F is equals to ILB sin theta, right? This is the expression that we have just derived. So जो force एक conductor wire पर work करेगा उस force की value यहाँ से हमने निकाली. Also, by the definition of electric current, you know that current की definition से हमको पता है that current is equals to charge upon में time, right? जो current होता है that is charge upon में time, or you can say that I is equals to Q by T, right? So, also students, you know that when a charged particle is moving in a wire of length L, then its velocity can be given by the formula. Suppose एक कंडक्टर वायर जो आपने कंसिडर किया है उसकी लेंथ अगर मैं मान लूँ L, राइट? एक कंडक्टर वायर जिसकी लेंथ मैंने L मान ली तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस बाय टाइम. वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम. यहाँ पे सिंस हमने कंडक्टर वायर की लेंथ L मानी है इसलिए आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी L बाय T. यहाँ पे चार्ज को हम स्मॉल q से डिनोट कर देते हैं फॉर अवर कन्वीनियंस, राइट? सो वी हैव गॉट टू एक्सप्रेशंस, I is equals to Q by T as well as V is equals to L by T. यहाँ से अगर मैं L की वैल्यू निकालूं so I will get L is equals to VT here. तो हमारे पास यहाँ से L की वैल्यू आ गई, यहाँ से I की वैल्यू आ गई. ये दोनों वैल्यूज अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं so I will get F is equals to ILB sin थीटा. यहाँ पे पुट कर देते हैं. I की जगह पे हम लिख देंगे Q by T, L की जगह पे हम लिख देंगे VT into B sin थीटा I have written as it is. T से T cancel और from here students you will get F is equals to QVB sin theta. This is the expression for the Lorentz force that is being acting on the conductor wire. ये एक्सप्रेशन होता है उस फोर्स के लिए जो फोर्स किसी कंडक्टर वायर पे वर्क करेगा जब आपने उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया है, राइट? ऑल्सो द सेम थिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस केस. यहाँ पे साइन थीटा है तो अगर मैं इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन लिखना चाहूँ तो आपको पता है साइन थीटा इज रिप्रेजेंटिंग क्रॉस प्रोडक्ट. So I have written it in the vector form that f vector is equals to q vector cross v vector cross b vector. So this will be the expression for the Lorentz force, right? यहाँ से depending upon the value of theta आपके पास कुछ cases arise होते हैं. Let us have discussion over this
कि अलग अलग थीटा की वैल्यूज पर जो लॉरेंस फोर्स होगा वो कितना होगा, राइट। तो सबसे पहले व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, फर्स्ट केस लेते हैं, जब थीटा 0 डिग्री होगा उस केस में F इज इक्वल्स टू Q V B sin 0 and sin 0 is 0, so you will get F is equals to 0 in this case. इसका मतलब जब थीटा इज इक्वल्स टू 0 तो द वैल्यू ऑफ लॉरेंस फोर्स विल बी 0, or you can say that when the angle between electric field and the magnetic field is 0 degree, then the value of Lorentz force between them is 0 degree, right. इसका केस 2 ले लेते हैं, जब इसका सेकेंड केस that is when theta is equals to 90 डिग्री, ये था तब जब थीटा 0 डिग्री था, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री पर F इज इक्वल्स टू QVB sin 90, sin 90 is 1, so you will get F is equals to QVB, that is उस केस में जो F होगा वो मैक्सिमम होगा। जब B और I एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो उस केस में जो फोर्स होगा द लॉरेंस फोर्स दैट विल बी मैक्सिमम, बिकॉज आपको पता है साइन में साइन 90 इज इक्वल्स टू 1 वो मैक्सिमम वैल्यू होती है साइन की, क्योंकि साइन की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है, राइट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज द cyclotron. Cyclotron was also one of the very important topic of the chapter. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में साइक्लोट्रॉन आने के चांसेस जो हैं वो बनते हैं इस चैप्टर से। सो लेट अस स्टडी दैट टॉपिक इन डिटेल, राइट। हम उसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, उसका प्रिंसिपल, सारी चीज़ें समझेंगे। इट इज़ क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सो स्टार्ट करते हैं, साइक्लोट्रॉन होता क्या है। सो बेसिकली साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस है जिस डिवाइस की हेल्प से मैं किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवा सकता हूँ, राइट। जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाएंगे, सो एक्चुअली यहाँ पर एक कंडीशन है कि जो चार्ज पार्टिकल है दैट शुड बी अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, थोड़ा सा हैवी पार्टिकल होना चाहिए। इसकी हेल्प से आप इलेक्ट्रॉन्स को या न्यूट्रॉन्स को एक्सेलरेट नहीं करवा सकते हो। इसके लिए कंडीशन है कि जो चार्ज पार्टिकल हो वो हैवी हो, जैसे कि हम ड्यूटेरियम को करवा सकते हैं, प्रोटॉन्स को करवा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से एक्सेलरेट नहीं करवा सकते हैं। सो जब आप किसी भी चार्ज पार्टिकल को बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से एक्सेलरेट करवाओगे तो उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी जनरेट होगी और हम उस एनर्जी को फॉर एनी पर्पस यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर जस्ट एक प्रोटॉन की हेल्प से हम बहुत ज़्यादा एनर्जी डिराइव कर सकते हैं जस्ट बाय मूविंग इट इन द साइक्लिक मोशन, राइट। हम उसको सर्कुलर मोशन में हाई फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करवा रहे हैं ताकि उससे बहुत सारी जो एनर्जी है वो रिलीज हो सके। सो समझते हैं क्या डिवाइस है, कैसे वर्क करता है। सबसे पहले जो साइक्लोट्रॉन है बेसिकली वो वर्क इस प्रिंसिपल पे करता है कि आप एक चार्ज पार्टिकल को, एक हैवी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देते हो, जिसके कारण वो जो चार्ज पार्टिकल है वो हाई फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता है, राइट। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड हमको जनरेट करनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने के लिए हमने क्या लिया, एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर ले लिया, राइट। आई हैव टेकन अ हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर टू जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ऑसिलेटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको जनरेट करेगा। नाउ मैंने एक हॉलो कॉपर ट्यूब ली और उस कॉपर सिलेंडर को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया सच दैट आई विल गेट द टू हाफ्स, राइट। मैंने एक कॉपर सिलेंडर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और इन दोनों को मैंने नाम दे दिया, सिंस ये डी जैसे लग रहे हैं, डी अल्फाबेट जैसे लग रहे हैं, इसलिए हमने इनको नाम दे दिया डीज, राइट। ये जो दोनों डी हैं इनको हमने नाम दे दिया डीज। दिस वन इज D1, दिस वन इज D1 एंड दिस वन इज D2, राइट। तो एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा,
दो कॉपर डीज हमने ली, दो कंडक्टर वायर, दो कंडक्टर्स हैं बेसिकली ये। ऑब्वियसली आपको पता है कि जो कॉपर है इट इज अ वेरी गुड कंडक्टर, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन द डीज ऑफ कॉपर, राइट। नाउ मैंने इस जो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है उसको इन डीज से कनेक्ट कर दिया, राइट, ताकि इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड हम पास करवा पाए। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट कर दी, अब क्वेश्चन रेज होता है कि अब हमको मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करनी है, राइट। सो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू मैग्नेट का यूज किया। ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। तो यहाँ पे जैसे ही हमने मैग्नेट लगाया तो इसकी हेल्प से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट हो जाएगी, राइट। अब इस पूरे सिस्टम को मैंने वैक्यूम में रख दिया ताकि किसी भी तरीके से एनर्जी का लॉस जो है वो ना हो सके, राइट। हमने इस पूरे सिस्टम को वैक्यूम में रख देंगे ताकि पार्टिकल्स के जिस पार्टिकल को हम एक्सेलरेट करवा रहे हैं उसका किसी के साथ कोलिजन ना हो, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज, कोलिजन के कारण किसी भी तरीके से एनर्जी का लॉस नहीं हो, ये चीज हम चाह रहे हैं। तो इसलिए हमने इस पूरे सेटअप को वैक्यूम में रख दिया, ओके। नाउ यहाँ पर मैंने एक डिटेक्टर प्लेस किया। ये जो डिटेक्टर है ये चार्जेस को कलेक्ट करेगा। ऑल्सो यहाँ पर आपने एक डिटेक्टर प्लेस किया है, ये जो डिटेक्टर है ये चार्जेस को कलेक्ट करता जाएगा और डिटेक्ट भी करता जाएगा कि कितनी वो एनर्जी कैरी कर रहे हैं, राइट। या इसको डिटेक्टर नहीं बोलकर हम डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स बोल देते हैं, बिकॉज बेसिकली इनका काम ज्यादातर क्या है, चार्जेस को कलेक्ट करना। सो काइंड ऑफ हमने यहाँ पे डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स बना दी। ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स क्या काम करेंगी, These are the deflecting plates। ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स जब चार्ज पूरी तरीके से एक्सेलरेट हो जाएगा तो उसको इन डी से बाहर निकालने का काम जो है वो ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स करेंगी। और उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पे डिटेक्टर लगा सकते हैं जिससे कि वो चार्जेस की एक्सेलरेशन वहां पे डिटेक्ट हो जाएगा और जो चार्जेस है वो वहां पे कलेक्ट हो जाएंगे, राइट। सो अब समझते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। इन दोनों डीज के बीच में यहाँ पर वैक्यूम है, राइट। इन दोनों के बीच में हमने यहाँ पर एक हैवी चार्ज पार्टिकल को रख दिया, फॉर से प्रोटॉन को रख दिया, राइट। तो जब हमने यहाँ पर एक प्रोटॉन को प्लेस किया तो सिंस अभी सारी चीजें बंद हैं तो जो प्रोटॉन है वो स्टेशनरी रहेगा, राइट। जैसे ही आपने हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर ऑन किया तो उससे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा D1 और D2 में, राइट। जैसे ही हमने यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाना शुरू किया तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा D1 और D2 में। और इनिशियली जो D1 है दैट इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल एंड D2 इज एट नेगेटिव पोटेंशियल, राइट। इनिशियली हम ये मान लेते हैं कि जो D1 है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे है और जो D1 है वो नेगेटिव पोटेंशियल पे है। तो सिंस D2 नेगेटिव पोटेंशियल पे है और आपका चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन है तो प्रोटॉन पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा एंड इट विल गो इन द D2D, राइट। इस वाली D में ये जो आपका प्रोटॉन है वो एंटर कर जाएगा और वो इस तरीके से सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा। आई होप दिस मस्ट बी विजिबल। इस तरीके से वो सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा लाइक दिस। अब जैसे ही ये D2 जैसे ही ये प्रोटॉन इस D2 से बाहर निकलने वाला है उस समय हमने कुछ इस तरीके से इसको सेटअप किया है कि उस समय ये जो पोटेंशियल्स हैं वो जस्ट इन्वर्ट हो जाएंगे, राइट। इसका मतलब अब D2 जो है वो हाई पोटेंशियल पे चला जाएगा और D1 जो है वो लो पोटेंशियल पे हो जाएगा। ऑल्सो जब ये प्रोटॉन इस D2 से बाहर निकल रहा है तो उसकी वेलोसिटी भी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण वो जिस पाथ में मूव कर रहा है उसकी रेडियस भी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, राइट। सो अब क्या हुआ, अब D1 नेगेटिव पे हो गया है, D2 पॉजिटिव पे हो गया है, तो आपका जो प्रोटॉन है वो D1 की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा एंड इट विल गो लाइक दिस।
अब द सेम थिंग, अब ये D1 से निकलने वाला है, तो जब ये D1 से निकलेगा तो अगेन पोटेंशियल्स जो हैं वो इन्वर्ट हो जाएंगे, D2 नेगेटिव, D1 पॉजिटिव, तो जो प्रोटॉन है अब वो D1 में चला जाएगा। ऑल्सो वही चीज हुई यहाँ पे भी कि वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, वेलोसिटी इंक्रीज होने के कारण जो पाथ का रेडियस है वो भी इंक्रीज हो गया, और अब जो आपका पार्टिकल है वो D2 में एंटर कर गया है, लाइक दिस, राइट। अगेन द सेम थिंग विल हैपन, और इस तरीके से ये जो साइकिल है वो चलती रहती है, और ये जो पोटेंशियल्स हैं वो आफ्टर एवरी हाफ साइकिल चेंज होते रहते हैं। अब जब ये जब ये प्रोटॉन सफिशिएंटली एक्सेलरेट हो गया, इसको सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी मिल गई और ये सफिशिएंटली एक्सेलरेट हो गया, तो ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स पर इंसिडेंट होगा, और ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स क्या करेंगी, इसको यहाँ से बाहर निकालने का काम करेंगी, राइट। तो जब कोई पार्टिकल सफिशिएंटली एक्सेलरेट हो जाता है तो उसके बाद वो इस साइक्लोट्रॉन से बाहर निकल जाता है, जिससे कि और हम उस एनर्जी को, जो एनर्जी वो कैरी करता है, हम उस एनर्जी को यूज कर सकते हैं फॉर एनी कंस्ट्रक्टिव पर्पस, राइट। तो इस तरीके से ये जो साइक्लोट्रॉन है वो वर्क करता है। इस साइक्लोट्रॉन की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। फर्स्ट ये कि साइक्लोट्रॉन, फर्स्ट तो यही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं करवा सकते हैं, राइट। जो साइक्लोट्रॉन है वो केवल हैवी पार्टिकल्स को ही एक्सेलरेट करवाने के काम में आता है। सिंस इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, दैट्स व्हाई हम साइक्लोट्रॉन की हेल्प से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट नहीं करवा सकते हैं। सेकेंड भी मैंने आपको बता दिया था, हम न्यूट्रल पार्टिकल्स को भी एक्सेलरेट नहीं करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब न्यूट्रल पार्टिकल को आप यहाँ पे प्लेस करोगे तो वो ना तो D1 की तरफ अट्रैक्ट होगा ना D2 की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि उस पर कोई चार्ज ही नहीं है, राइट। तो ये दो लिमिटेशंस हैं। इसके अलावा एक और लिमिटेशन हो सकती है इसकी कि हम एक सर्टेन लिमिट तक ही चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवा सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, हर चीज की एक लिमिट है, तो इसकी भी एक लिमिट है। आप एक लिमिट तक ही पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करवा सकते हो, उस लिमिट के बाद वी विल नॉट बी एबल टू एक्सेलरेट इट फॉर द मोर एक्सेलरेशन, राइट। So students, we have discussed the construction, working and the limitations of cyclotron, right? cyclotron की क्या cyclotron का construction हमने समझ लिया, उसकी working समझ ली, और उसकी कुछ limitations जो हैं वो भी हमने समझ ली, right? Now in our next class we will derive the formula for the acceleration that is being a charged particle will obtain while it is moving in the cyclotron। जब कोई चार्ज पार्टिकल इस साइक्लोट्रॉन में मूव कर रहा है तो उसका जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, उसके लिए हम लोग एक्सप्रेशन जो है वो डिराइव करेंगे इन अवर नेक्स्ट क्लास। इट मीन्स वी विल डिराइव द फॉर्मूला फॉर द साइक्लोट्रॉन इन अवर नेक्स्ट क्लास, राइट। I hope the theory things that I have just explained you must be clear to you। साइक्लोट्रॉन एक important topic है, इसकी construction, working as well as the formula can be asked in the exam, right? So you should prepare this topic. So that's all for today's class, students. In our next class we will read about the formula and the further topics as well. Okay, thank you.